हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने लास्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक देखा कि बेसिक क्या है, किससे हम इनफ्लो कह रहे हैं, किससे आउटफ्लो कह रहे हैं, क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन पर हमारा यानी कैश डिपेंड करता है। इट मींस ऑपरेशन हो सकता है या हमारा फाइनेंसिंग हो सकता है, इन्वेस्टिंग हो सकता है। साथ में हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनानी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने सीखा लास्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे आज कि हमारा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, क्या फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट में हम बैलेंस अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, कैसे हम अपनी करंट लायबिलिटी करंट असेट्स को ट्रीट करेंगे, कैसे हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट असेट्स को ट्रीट करेंगे, कैसे हम इक्विटी को ट्रीट करेंगे, एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे, पीएनएल को ट्रीट करेंगे, वो हम सीखेंगे सारा का सारा आज की क्लास में। अब बात आती है मेथड की। तो आपको क्या करना है, वैसे हमारे दो तरह से मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हमें कहा है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या मीनिंग हुआ, इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में क्या फर्क है। डायरेक्ट का मीनिंग हुआ कि आपके पास कितना डायरेक्टली कैश आ रहा है और डायरेक्टली कैश कितना जा रहा है, वो हो गया डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मीनिंग क्या हुआ कि आपको इनडायरेक्ट तरीके से बताना है कि आपके पास कितना कैश एट द एंड है। इट मीन जो चेंज आया आपका वो कितना आया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको यहां पर दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, साथ में इधर अदर इनकम्स दी हुई है, इधर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। जैसे आपको रेंट दिया हुआ है, मान लीजिए इंश्योरेंस दिया हुआ, आपको सैलरी दी हुई है, आपको यहां लिखा हुआ है आपका यानी मान के चलते हैं जनरल रिजर्व, यहां लिखा हुआ है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां लिखा हुआ आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहां लिखा हुआ आपका मान के चलते हैं और प्रपोज डिविडेंड। ठीक, ये आपने दिया हुआ, यहां पर आपका लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। अब आप खुद सोच के देखिए, मान लेते हैं यहां 10 लाख रुपए है और यहां मान लेते हैं ये जो खर्चे आ रहे हैं 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 2 8, 2 लाख का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। वो ये कह रहा है, एक चीज बताइए, देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको, आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है जी, उसको यानी उसके फादर साहब ने पैसे दिए 20,000 रुपए के, जाओ बेटा इंजॉय कर लो। अब बेटा प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि उसके पास 20,000 रुपए हैं, वो सोच रहा है कि कैसे इन पैसों को खर्च किया जाए, कैसे इसको एंजॉय किया जाए। उसने क्या किया, ये इस तरह से अरेंजमेंट किया उसने, ठीक है। वो अपनी ट्रिप की तैयारी कर रहा है, प्लीज ध्यान रखना, वो अपनी ट्रिप की तैयारी कर रहा है कि हम 2,000 रुपए के मैं कपड़े खरीद लूंगा, 5,000 रुपए मेरा आने जाने में किराया लग जाएगा, 3,000 रुपए की वहां पे शॉपिंग करेंगे, 2,000 रुपए का खाना पीना करेंगे, 3,000 रुपए की हम अदर एक्टिविटीज कर लेंगे। 2 5 7 3 10 और 5 15,000 खर्च होने के बाद वो कह रहा है मेरे पास 5,000 बच जाएंगे। ठीक है, ये उसने प्लान किया, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक, क्या प्लानिंग करने से उसके पैसे खर्च हुए? अगर मैं कहूं कि आज उसकी डेट, आज उसके पास कितना कैश है, तो आपका जवाब होगा 5,000 रुपए, क्योंकि उसके पास कितना पैसा बचा है, 5,000। बट रियलिटी ये नहीं है। आज उसकी जेब में कितने होंगे, पूरे 20,000। कितने होंगे, पूरे 20,000, क्योंकि अभी तक उसने कुछ भी खर्च नहीं किया है। मान लेते हैं उसने यानी अगर 2,000 रुपए खर्च कर लिए होते, तो आज उसकी जेब में कितने बचते, 3,000। 3,000 बचते, बट उसकी जेब में आज कितना पैसा होता, अभी भी उसकी जेब में 18,000 होता। तो सिर्फ प्लान करने से, सिर्फ प्रोविजन बनाने से, सिर्फ ये सोच लेने से कि हमारा ये पैसा खर्च होगा फ्यूचर में, इट डजंट मीन कि आपका पैसा चला गया है। बस इसी को हम इनडायरेक्ट मेथड कह रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो उसके पास 18,000 कैसे बचा, मैंने कहा 2,000 तो खर्च हुआ है, 20,000 था, देखो 3,000 उसके पास ये बचा हुआ है, प्लस जहां जहां उसने प्रोविजन बनाया है, इन सब प्रोविजन को जोड़ लो। प्रोविजन का मीनिंग क्या है कि एक्चुअल में खर्च नहीं है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 लाख तो कैश है ही, साथ में प्रोविजन बना रखे 1 2 3 4, बाकी तो सारे खर्चे हैं। ये 4 लाख रुपए के जो प्रोविजन बना रखे हैं, इनको जोड़ दो तो एक्चुअल में मेरे पास कैश फ्लो कितना होगा, 6 लाख रुपए का। बस इसी को समझाना चाह रहा है। ठीक, अब समझते हैं हम फॉर्मेट क्या है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, प्लीज समझना। देखिए
फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास तीनों एक्टिविटी, हम तीनों एक्टिविटी को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप क्या देखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आप कैसे कैलकुलेट करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरी एक्टिविटी आती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड तीसरा आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, जब ये तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड करेंगे कैश ओपनिंग और आ जाएगा क्लोजिंग। अगर मैं इसमें फॉर्मेट में समझू आसान भाषा में तो क्या होगा, देखिए हमने कहा हम यहां लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मैंने यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, ठीक है जी। यहां पर मैंने लिखे नोट्स, यहां लिखा मैंने पर्टिकुलर, यहां लिखा मैंने अमाउंट। मैंने सबसे पहले लिखा ए, मैंने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर मैंने लिखा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर मैंने लिखा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और मैंने इन तीनों एक्टिविटीज जोड़ा और मैंने यहां पर लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। ठीक है जी, ये मेरा कैश आ गया। इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा ओपनिंग, कैश और कैश इक्विवेलेंट, और जो आना चाहिए क्या आना चाहिए, क्लोजिंग, कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये तो होगा भाई, मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपये स्टार्टिंग में पड़ा था, 16,000 रुपये हो गया। इट मीन इन सब एक्टिविटी को करने से कितना आना चाहिए, 6,000 आना चाहिए। क्लियर है बात? ये है मेरा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो मैंने क्या किया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, इन तीनों को जोड़ा और उसमें ओपनिंग कैश जोड़ा तो क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश आना चाहिए। यही मेरा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक, अब हम एक एक करके सीखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने कहा इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट तरीके से चलना है, डायरेक्ट नहीं चलना है। दैट मीन्स हमारे पास सबसे पहले निकलेगा नेट कैश या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मीन्स जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो ये क्या दिया होगा आपको, सारे खर्चे घटाने के बाद दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड एटसेट्रा, ये आपको दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा एंड में, जो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। अब हम उसमें क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमें निकालना है। अब हम देखते हैं इसके लिए नोट नंबर 1 हम बनाएंगे। हमने कहा क्या करेंगे इस नोट नंबर 1 में, वो समझते हैं। ठीक, तो नोट नंबर 1 हमने यहां पर बनाया। हमने कहा सबसे पहले हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो हमारा है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हमने कहा कैलकुलेशन की हमने ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस उठाओगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे कितना हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। एक तरीका तो यह है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो भी दिया होगा, आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, आप उसे यहां लिख लोगे। कई बार जरूरी नहीं है कि आपको नेट दिया हो, आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया होगा, तो आप क्या करोगे, करंट ईयर के टैक्स में से माइनस करोगे प्रीवियस ईयर का टैक्स, जो भी डिफरेंस आएगा उसे नेट प्रॉफिट में लिख दोगे। उसे हम नाम दे रहे हैं नेट प्रॉफिट करंट ईयर। तो क्या करें, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहें या नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर कहें, वो आपको लिख देना है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। क्लियर है बात? अब इसमें कुछ आइटम ऐड करेंगे और कुछ हम लेस करेंगे। अब हम ऐड क्या करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे रिजर्व्स में अगर आपने कोई ट्रांसफर किया है पैसा, किसी भी रिजर्व में आपने पैसा ट्रांसफर किया है, आपको वो यहां लिखना है कि आपने क्या किया, ऑल ट्रांसफर, जितने भी रिजर्व होंगे आपने ट्रांसफर किया है। अगर उसमें जैसे अपने कैपिटल, हम ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस की लिस्ट पढ़ चुके हैं, पर फिर भी सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या हो, कैपिटल रिजर्व में क्या हो, जनरल रिजर्व में क्या हो, डीआरआर, सीआरआर, जहां भी आपने पैसा ट्रांसफर किया है वो सारे के सारे रिजर्व हम यहां पर ट्रांसफर करके ऐड कर देंगे। ठीक, पहला काम आपका ये होगा। दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड, जो भी पिछले साल का है, आपको ध्यान रखना है कि वो पिछले साल का होना चाहिए। पिछले साल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, पिछले साल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो भी आपको इसमें ऐड कर देना है। तो आपने दो चीजें ऐड की, एक तो जनरल रिजर्व और दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तीसरा इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर का आपका इंटरिम डिविडेंड है वो भी आप ऐड कर दोगे। एंड चौथी चीज प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, वो भी आप क्या करोगे, चौथी चीज इसे ऐड कर दोगे। ठीक, लेस क्या करोगे आप, रिफंड ऑफ टैक्स,
रिफंड ऑफ टैक्स लेस कर दोगे और जो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। तो आपको क्या क्या करना है, एक जो भी नेट प्रॉफिट आपका ड्यूरिंग द ईयर होगा उसमें आप जोड़ोगे रिजर्व्स जो भी होंगे, उसमें जोड़ोगे आप प्रपोज्ड डिविडेंड, उसमें जोड़ोगे आप इंटरिम डिविडेंड, याद रखना प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, उसमें जोड़ोगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस करोगे कोई टैक्स अगर आपका रिफंड आ रहा हो, बस ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये आपका स्टार्टिंग में चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर लोगे, उसमें ऐड करोगे रिजर्व्स, ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, ऐड करोगे इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, लेस करोगे रिफंड ऑफ टैक्स, जो आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होंगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही इसे लिख लिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये था हमारा, क्लियर है बात, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, नेट प्रॉफिट जो दिया होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, आप इसमें ऐड करोगे, क्या क्या ऐड करोगे, सबसे पहले रिजर्व्स में जो पैसा ट्रांसफर किया वो ऐड करोगे, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये ऐड करोगे, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर वो ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वो ऐड करोगे और रिफंड ऑफ टैक्स को आप माइनस कर दोगे। बस ये आपको करके यहां लिख देना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नॉन कैश आइटम्स जो होती हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, उनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगी या तो वो इनकम होंगी या फिर वो एक्सपेंस। क्लियर बात। तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उन्हें ऐड कर देंगे और जो नॉन कैश इनकम उन्हें लेस कर देंगे। तो हम ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे जितनी भी हमारी नॉन कैश एक्सपेंडिचर होंगे और लेस करेंगे जो भी हमारी नॉन कैश इनकम होंगे। दिस इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 ही हो गया। अब स्टेप नंबर 2 आपका क्या होगा, जो भी हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगी उनको कंसिडर करेंगे। ऐड क्या क्या करेंगे प्लीज ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क का अमोर्टाइजेशन, दैट मींस जो भी इंटेंजिबल असेट्स होगी उसका अमोर्टाइजेशन। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई टेंजिबल असेट्स हो उसकी वैल्यू डाउन होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, इंटेंजिबल असेट्स उसकी वैल्यू डाउन हो उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स उसमें एक तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, दूसरा आप अमोर्टाइजेशन ऐड करोगे, तीसरा जो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो, जो भी आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं आप उनको राइट बैक करोगे। दैट मींस उसे भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जो भी रिटर्न बैक हो रखे हैं उनको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, डिस्काउंट हो या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो, डिवेंचर हो, जो राइट ऑफ हो रहे हैं आप उसे ऐड कर दोगे। इसके अलावा और ऐड क्या करोगे आप, 3 चीजें ये होगी। चौथी चीज, अगर आपने कोई असेट्स बेची है और असेट्स के बेचने से लॉस हुआ है, देखो प्रॉफिट हुआ है तो इनकम है, अगर लॉस हुआ है तो आप उसे भी ऐड करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। 4 चीजें आपको समझ में आ गई। पहली चीज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इश्यू ऑफ डिवेंचर का जो राइट ऑफ है। छठी चीज, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं वो आपको इसमें ऐड कर देना। तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे या जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे, डिविडेंड तो हम ऑलरेडी प्रपोज डिविडेंड में दिखा चुके हैं, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे आप इसमें ऑटोमेटिकली इसे ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट कौन सा, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट का हो, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, चाहे कैश क्रेडिट का, आप उसे ऐड कर देंगे। क्लियर है बात। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाला बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें हमने जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ा, हमने कहा उसके अंदर हमने सबसे पहले जोड़ा रिजर्व्स, दूसरा जोड़ा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस कर दिया रिफंड ऑफ टैक्स, वो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आप ऐड करोगे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में सबसे पहले ऐड क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, दूसरा ऐड करेंगे अमोर्टाइजेशन, तीसरा ऐड करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ डिवेंचर के जो भी हमारा एक्सपेंसेस होंगे उसके राइट ऑफ कर देंगे वो। इसके अलावा हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी हम एसेट्स बेच रहे हैं उस पर जो लॉस हुआ है उसे ऐड करेंगे। इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे, चाहे वो बैंक ड्राफ्ट हो, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, जो भी हम पे कर रहे हैं उसे हम ऐड कर देंगे। लेस क्या क्या करेंगे, अब इसका उल्टा, अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम है, अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम है तो उसे क्या करोगे, लेस करोगे। अगर कोई रेंटल इनकम हो सकती है, कोई रेंटल इनकम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है वो, उसे आप क्या करोगे, लेस करोगे। कोई डिविडेंड इनकम है उसे आप लेस करोगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है उसे लेस करोगे।
क्लियर है बात। तो ये चार चीजें आप इसमें कंसिडर कर लोगे। हम कर क्यों रहे हैं वैसे, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या तो ये कैश ही नहीं। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगेन आई एम रिपीटिंग, या तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा ही नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन कोई कैश ही नहीं है, इसीलिए हम इसे एड बैक कर दे रहे हैं। तो हमने अगेन जो भी नेट प्रॉफिट निकला उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, अमोर्टाइजेशन ऐड कर देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इश्यू ऑफ शेयर के जो राइट ऑफ करेंगे वो ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ऐड कर देंगे, और जो हमारा इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं चाहे वो कैश क्रेडिट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो या बोरोइंग्स हो, उसे हम ऐड कर देंगे। लेस क्या क्या करेंगे, इसका अपोजिट। जैसे हमने वहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड को ऐड किया था, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स को लेस कर देंगे। वहां पर हमने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को क्या किया था, ऐड किया था, यहां पर इंटरेस्ट के इनकम को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हम डिविडेंड वहां पर हमने ऐड किया था, प्रपोज डिविडेंड, यहां पर हमने डिविडेंड जो हमने क्या किया होगा, पे किया होगा, हम उसे क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो भी इनकम हमें मिल रही होगी डिविडेंड के रूप में, हम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या अगर आपको कोई रेंटल इनकम मिल रही है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इसलिए उसे हम लेस कर देंगे। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट इनकम की, बात करें डिविडेंड इनकम की, बात करें रेंटल इनकम की, या बात करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, वो हम सारा लेस कर देंगे। जैसे ही हम लेस करेंगे आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। प्लीज ध्यान रखना, ये क्या किया हमने, नेट प्रॉफिट में हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, कुछ ऐड किए और कुछ लेस किए। जो आएगा उसे हम नाम दे रहे हैं रिजल्ट। और ये रिजल्ट क्या हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो अब आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया है इसमें दो चीज होंगी, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स या तो बढ़ रही होंगी या करंट लायबिलिटी बढ़ रही होंगी, करंट असेट्स घट रही होंगी या करंट लायबिलिटी घट रही होंगी। प्लीज ध्यान रखना। अब करंट असेट्स अगर आपकी बढ़ रही हैं दैट मींस आप खरीद रहे हो, दैट मींस ये आउटफ्लो हो गया। करंट असेट अगर आपकी घट रही है दैट मींस आपको पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये इनफ्लो हो गया। करंट लायबिलिटी अगर आपकी घट रही है दैट मींस आप पे कर रहे हो, आउटफ्लो हो गया। और करंट लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो ये इनफ्लो हो गया, क्योंकि पैसे का ना जाना भी क्या होता है, आना होता है। तो अब आपको यही करना है, हम क्या करेंगे, जो इनफ्लो है उसे ऐड कर देंगे और जो आउटफ्लो है उसे लेस कर देंगे। क्लियर है बात। तो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया है उसमें हम ऐड कर देंगे इनफ्लो को और लेस कर देंगे आउटफ्लो को। तो बस वही कर रहे हैं हम, हमने कहा ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे इसके अंदर हम, एक तो ये डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो हमने कहा डिक्रीज इन करंट असेट्स को ऐड कर देंगे और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे। देखो ये दो चीजें। और माइनस क्या करेंगे, अगर हमारी कोई करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है या करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमने कहा माइनस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और जब हम इसे तीसरा स्टेप मान लेते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया उसमें कुछ ऐड कर देंगे और कुछ लेस कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो जो आ जाएगा उसे हम नाम दे रहे हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, या हम कह सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होती है पर बिफोर टैक्स। अब इसमें आपको क्या करना है, इनकम टैक्स माइनस करना है, जो भी आप पे करेंगे, प्रपोज नहीं, जो प्रोविजन बना रहे हैं वो नहीं, जो आप इनकम टैक्स पे करेंगे नेट ऑफ रिफंड, याद रखना रिफंड होगा तो उसे एडजस्ट कर लेना। तो जो भी आप नेट इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उसे अगर माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा उसे कहेंगे हम नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या आ जाएगा हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताओ कितना आसान है। अगेन सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का इस साल का प्रॉफिट, उसमें ऐड कर देंगे क्या, रिजर्व्स, ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, माइनस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स। तो जो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसे हम लिख देंगे। उसमें नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे और लेस करेंगे। नॉन कैश आइटम में क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, अमोर्टाइजेशन होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इश्यू ऑफ एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे होंगे, या हम लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट्स होगा, या इंटरेस्ट हम पे कर रहे होंगे
वो हम ऐड करेंगे, लेस क्या करेंगे, चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे डिविडेंड इनकम हो, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होगा, उसे हम लेस कर देंगे। जो आएगा उसे कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल का हम उसमें ऐड और लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे, अगर हमारी डिक्रीज है करंट असेट्स, इंक्रीज है करंट लायबिलिटी, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो आएगा उसे कहेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स माइनस करेंगे, और जो आएगा उसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बात? आई होप आपको पूरा ये समझ आ गया होगा। एक हो गया हमारा खत्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, पर दूसरा आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं होगा, जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे होंगे तो पैसा जा रहा होगा, और बेच रहे होंगे तो पैसा आ रहा होगा। इस तरह जब हमने इन्वेस्ट किया तो उससे डिविडेंड रिसीव हो रहा होगा, वो हमारी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा, वो हमारी इनकम है, कोई रेंट रिसीव हो रहा होगा, वो हमारी इनकम है। क्लियर है बात? तो जो भी प्रॉपर्टी हमने इन्वेस्ट किया है उसको यूज करने से अगर हमें कोई फायदा हो रहा है, उससे अगर कोई इनकम हो रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, इनफ्लो। क्लियर बात? देखते हैं क्या आएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जैसे गुडविल, मतलब एसेट्स हमने बेच दी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट तो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा, तो हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर हम बेचेंगे तो भी पैसा आएगा। तो हमने फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, उससे जो हमें पैसा आ रहा है हम करें इनफ्लो। इस तरह इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आ रही है, रेंट की इनकम आ रही है, ये हमारा इनफ्लो है। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे आपने नॉन करंट एसेट्स बेच दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी आपने, तो भी आपका पैसा आ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ये आपका इनफ्लो है। पैसा कहां कहां जा रहा है, आपने कोई टेंजिबल एसेट्स खरीदी है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स खरीदी है, या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इससे हमारा पैसा चला जाएगा। ठीक, और जो आएगा उसे कहेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत आसान है। क्लियर है बात? एंड लास्ट टॉपिक है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है कि जो भी हम कर्जा ले रहे हैं और जो भी हम कर्जा दे रहे हैं, कर्जा कहां से लेंगे, शेयर इश्यू कर सकते हैं, डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं, हम कोई बोरिंग्स ले सकते हैं, पैसा जाएगा कब कब, हम शेयर रिडीम करें, डिवेंचर रिडीम करें, बोरिंग को वापस करें, उस पर इंटरेस्ट पे करें, उस पर डिविडेंड पे करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या होगा, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसके अलावा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इस तरह फाइनल डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड पे किया हमने, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन पे, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट पे, या लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं या डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो जो आएगा उसे हम नाम दे रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके अलावा तो आपको पता ही है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आएगा प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आएगा या जाएगा, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आएगा या जाएगा, जो आएगा उसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है बात? दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मेट। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी है, और इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना जिससे कि आपको आसानी हो फिर। आई होप आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक, अब इस पर क्या है, कुछ चीजें हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम ऐड क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोविजनिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम उसे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि खर्च एक्चुअल में नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे रीजंस क्या है, वैसे हम ऑलरेडी रीजन सीख चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं कि रीजंस क्या है कुछ आइटम को ऐड और डिडक्ट करने का। तो पहला क्या है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, इंटरिम डिविडेंड जो होता है हमारा, वो करंट ईयर में ही क्या होता है, प्रपोज होता है, और करंट ईयर में ही पे होता है। जब हम प्रपोज करते हैं तो याद होगा हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या किया था, प्रपोज डिविडेंड को ऐड किया था। ठीक, और पे करेंगे तो क्या होगा, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रांसफर टू रिजर्व्स, हमने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया था, उसे हमने ऐड कर दिया था ऊपर, कहां पे, जब हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो हमारा करंट ईयर का प्रोविजन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट निकालते समय। रिफंड ऑफ टैक्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखा चुके होंगे, इसे एडजस्ट कर चुके होंगे। ठीक, अब बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की। अब एडजस्टमेंट देखते हैं नंबर 1, प्लीज ध्यान समझना, प्रपोज डिविडेंड।
अगर हुआ प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, अगर हुआ प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड मींस कि हम डिविडेंड देंगे, हम डिविडेंड देंगे, दो डिविडेंड हो सकते हैं, या तो पिछले साल का डिविडेंड या करंट ईयर का डिविडेंड। पिछले साल हमने प्रपोज किया था, पिछले साल हम पे नहीं कर पाए थे, तो पिछले साल जब प्रपोज किया था पे वो इस साल होगा, इस साल का जो प्रपोजल है वो अगले साल पे होगा, क्योंकि बुक्स क्लोज होने के बाद बोर्ड मीटिंग होती है, उसके बाद डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है, डिविडेंड देना है या नहीं देना है। तो क्या होगा, बुक्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, तो पेमेंट अगले साल होगी, तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल होगा और इस साल का डिविडेंड अगले साल होगा। अब आप समझिए, हम कह रहे हैं हमारे पास डिविडेंड दो तरह से होगा, या तो डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा या डिविडेंड करंट ईयर का होगा। प्लीज ध्यान रखना, अगर डिविडेंड हुआ प्रीवियस ईयर का, अगर डिविडेंड हुआ प्रीवियस ईयर का, तो दो चीजें हैं, आप पहले वैसे बनाएंगे डिविडेंड अकाउंट भी, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर डिविडेंड पेड है तो उसे कहां लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, और अगर वो प्रपोज्ड है तो जो प्रपोज डिविडेंड है उसे क्या पिछले साल के डिविडेंड को क्या मानेंगे, पहले प्रपोज और उसी को अमाउंट मान लेंगे पे, अगर कुछ ना दिया हो। पर हम कह रहे हैं अगर प्रपोज डिविडेंड है तो उसे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालते समय ऐड कर देंगे। याद होगा जब हमने प्रपोज डिविडेंड ऐड किया था प्रीवियस ईयर का, और जिस समय पे करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, डिविडेंड को पे करेंगे, तो क्या होगा, जब डिविडेंड को पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बनाते हैं। हमने कहा प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाया, हमने यहाँ पर लिखा बैलेंस बीडी, अगर कोई लायबिलिटी हुई जैसे मान लेते हैं 10,000, यहाँ पर हमने लिखा बैलेंस सीडी जैसे मान लेते हैं 12,000। अब देखिए इस बार जो भी पे होगा उसे यहाँ लिखेंगे, टू बैंक जो भी पेमेंट होगी वो यहाँ लिखेंगे, और जो भी प्रपोजल बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी प्रोविजन बनेगा ये प्रपोज होगा, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है जी। यानी इसमें प्रपोज डिविडेंड ना लिख के सिर्फ डिविडेंड अकाउंट लिखता हूँ, ठीक। अब आप समझिए, जैसे मान के चलिए कि अगर हमने 20,000 रुपए डिविडेंड पे किया तो प्रपोज कितना होगा, 22,000, ठीक। अब ये वाला जो प्रपोज है ना, ये ऊपर जो नेट प्रॉफिट निकालते हम ऐड करते हैं स्टेप नंबर 1 में, वहां ऐड कर देंगे, और ये जो डिविडेंड पे करेंगे ना इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। क्लियर है बात, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं करंट ईयर के डिविडेंड की। देखिए करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसे सिर्फ फुटनोट में लिखा जाता है एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, दैट्स इट। इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं लिया जाएगा करंट ईयर में। तो प्रपोज डिविडेंड का सीधा सीधा आपको समझ में आ गया। अगर प्रीवियस ईयर का हुआ तो आप क्या करोगे, अगर सिर्फ लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड, ये नहीं लिखा हुआ कितनी पेमेंट हो रही है, तो ये माना जाएगा कि पिछले साल का जो प्रपोज था वो पे भी हुआ होगा। तो प्रपोज करेंगे तो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। क्लियर है बात। और अगर दिया होगा तो या तो पेमेंट के दिया होगा अमाउंट या प्रपोज का दिया होगा, एक अमाउंट कोई सा भी डालोगे दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्लियर है बात। इसे हम कहां लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, इसे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। बट अगर करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हुआ, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हुआ तो उसे सिर्फ फुटनोट में लिख देते हैं नोट्स अकाउंट्स में, इसके अलावा इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आएगा प्रपोज डिविडेंड का क्या करना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्लीज ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब जब प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स में दो तरह की पॉसिबिलिटी है, प्लीज ध्यान रखना। हमारे को क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। ये मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। सबसे पहले मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, अगर मेरे पास कुछ हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस कुछ हुआ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 20,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और 30,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक। क्लियर बात। अब मैं जितना पे करूंगा इस बार यहां लिखूंगा टू बैंक, जितना भी मैं टैक्स पे करूंगा, और जितना भी मैं प्रोविजन बनाऊंगा यहां लिखूंगा बाय पीएनएल प्रोविजन फॉर टैक्स। प्लीज ध्यान रखना, जो ये पे किया है, याद होगा जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट किया था, टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, वहां हमने माइनस किया था, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। और जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स था, याद होगा जब प्रोविजन फॉर टैक्स हम स्टेप नंबर 1 कर रहे थे तो हमने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, उसमें ऐड कर देंगे जब हम नेट प्रॉफिट का स्टेप नंबर 1 सीख रहे थे। क्लियर है बात, यही ट्रीटमेंट है। कह रहा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अपियरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग देयर। अगर कुछ ना लिखा हो, ये नहीं दिया हुआ कितना पे कर रहे हैं कितना नहीं पे कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं इसी को मान लेंगे पे किया है, ये क्या है, पे करया हुआ मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसे क्या मान लेंगे, प्रोविजन, इसे मान लेंगे प्रोविजन, इसे मान लेंगे पे। जब पे करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, और अगर तो इस साल का प्रोविजन है तो नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए ऐड कर देंगे, ठीक।
कह रहा है हेंस इट विल बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप समझ ही गए होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयरिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द करंट ईयर, तो उसे मान लिया जाएगा अभी भी होना है, इसे नेट प्रॉफिट निकालते समय ऐड कर देंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग 30,000 है, और मान लीजिए हमने 50,000 पे किया, तो 50,000 पे किया, इट मीन हमने 7,000 इस बार प्रोविजन बनाया होगा। ये जो प्रोविजन बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट निकालते समय ऐड कर देंगे, और ये पे करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी, प्रपोज डिविडेंड का क्या करना है और प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ये, हम क्या क्या ऐड करेंगे, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे कौन कौन सी, कुछ नॉन कैश आइटम्स होंगी उन्हें ऐड बैक कर देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन में क्या क्या आएगा, गुडविल यानी इंटेंजिबल एसेट्स का आएगा सारा का सारा अमोर्टाइजेशन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई राइट ऑफ होंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर राइट ऑफ होगा, ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट है कोई राइट ऑफ होगा तो हम उसे ऐड कर लेंगे। इस तरह बैड डेट रिटर्न ऑफ होगा उसे भी ऐड कर लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट जो भी हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे होगा उसे ऐड कर लेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी सीख ली है आइटम। डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो अमोर्टाइजेशन हो, चाहे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट का आइटम हो, चाहे बैड डेट का रिटर्न ऑफ हो, या फिर चाहे वो आपका प्रोविजन हो, क्या हो, कोई सा भी प्रोविजन हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, जो भी होगा उसे हम ऐड बैक कर लेंगे। क्लियर है बात। इसके अलावा हम क्या क्या माइनस करेंगे, माइनस में हमने कहा जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स होगा उसे माइनस कर देंगे, कोई रेंटल इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो उसे माइनस कर देंगे, कोई इंटरेस्ट इनकम हो उसे माइनस कर देंगे। क्लियर है बात। इसी तरह अगर कोई एक्सेस प्रोविजन बन गया तो उसे हम रिट्रांसफर कर लेंगे, जैसे हमने प्रोविजन बनाया था तो उसे ऐड बैक कर दिया था, पर ज्यादा हो गया तो उसे हटाना पड़ेगा तो उसे नीचे ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके अलावा हमने कहा हम एडजस्टमेंट करेंगे चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जिसे हम वर्किंग कैपिटल चेंज कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल चेंज कि हमारी असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, करंट असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, करंट असेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे। हमने कहा करंट असेट्स अगर इंक्रीज हो रही तो ये आउटफ्लो है, माइनस करेंगे, करंट असेट्स अगर डिक्रीज हो रही तो इनफ्लो है, ऐड कर देंगे। इसी तरह करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये इनफ्लो है, क्योंकि पैसे का ना जाना भी आना होता है, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इट मींस आउटफ्लो है। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वर्किंग कैपिटल चेंज निकालते समय। ये हमारा फॉर्मेट है, आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, आफ्टर कंसिडरिंग द नेट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज करंट असेट्स, जो भी हमारा करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में है, जैसे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम, ये हमारे पास करंट असेट्स हो सकती हैं। उसने एग्जांपल दिया कि क्या क्या करंट असेट्स हमारे को, वैसे हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, ये पूरी बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए करंट असेट्स में क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा। पर एग्जांपल के तौर पर उसने कहा कि करंट असेट्स में हम इन चीजों को कंसिडर करेंगे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, क्रूड इनकम हो गया, ये हमारी करंट असेट्स हैं। इस तरह करंट लायबिलिटी में क्या क्या होगा, करंट लायबिलिटी जब हमारी क्या होगी, बढ़ रही होंगी, तो क्या क्या बढ़ेगा, जैसे हमने कहा इंक्रीज इन करंट ट्रेड पेबल्स होगा, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, इंक्रीज इन अनअर्न्ड इनकम होगा। लेस क्या क्या करेंगे, जब हमारी करंट असेट्स बढ़ रही होंगी, जब करंट असेट्स बढ़ रही होंगी तो ये सारी असेट्स जो ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम अगर बढ़ रही होंगी तो क्या करेंगे, इन्हें लेस कर देंगे। इस तरह करंट लायबिलिटी अगर घट रही होंगी, ट्रेड पेबल घट रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रहे होंगे, अनअर्न्ड इनकम घट रही होगी, तो हम इन्हें लेस करेंगे। अल्टीमेटली यह है क्या, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकम टैक्स क्या करेंगे, लास्ट में माइनस करेंगे, बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, और जो आएगा उसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद फिर इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी आएगा, इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, तो आंसर आना चाहिए क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए जी, अब इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब कैश फ्लो पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालना है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट दिया है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इट मींस आपको कहां दिया हुआ है, याद कीजिए नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड कर रखे होंगे, फिर लेस किए होंगे, तो नॉन कैश का एडजस्टमेंट होने के बाद जो आया है वो आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इट मींस अगर मैं यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊं, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, मेरे को दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का। अब मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा और कुछ लेस करूंगा। देखो ऐड क्या करूंगा, ऐड करूंगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और यहां क्या करूंगा, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये मैं ऐड लेस करूंगा, जो आएगा उसे क्या नाम दूंगा मैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, करते हैं जी। सबसे पहले डेटर्स हमारी करंट असेट्स है, देखो 24 इधर दिया, 25 इधर दिया, 80,000 से 60,000 हो रहा है।
इट मीन्स डेटर मेरे 20,000 से घट रहे हैं, और जब डेटर घट रहे हैं तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में यहां लिख दूंगा डेटर्स 20,000। दूसरा बिल्स रिसीवेबल मेरे कितने 7 से 10 हो रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो मैंने यहां लिख दिया 3,000। इस तरह क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरे 50 से 55, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरह बिल्स पेबल 8,000 से 6,000 हो रहे हैं, बिल्स पेबल मेरे घट रहे हैं तो मैंने कहा 2,000 यहाँ लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 से 1,500 हो गए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं 500 रुपये से यहाँ लिख दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,800 से 1,600 हो रहे हैं, देखो करंट एसेट्स घट रही है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे घट रहे हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया 200। इसी तरह एक्रूड इनकम, इनकम में मेरी क्या है नहीं, अक्रूड इनकम मिलनी है मेरे को असेट से, तो 800 से 900 हो रही तो मैंने यहाँ लिख दिया अक्रूड इनकम 100 रुपये। इसी तरह इनकम रिसीव्ड एडवांस, ये लाइबिलिटी थी मेरी 700 से 0 हो गई, यानी पेमेंट हो गई है, एडवांस लाइबिलिटी 700 रुपये। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 1,00,000 रुपये हमारे पास कैश है, प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 और 5 25,700 रुपये, अलग से लिख लेना 25,700। अब नीचे 3 तो 5,800 रुपये, तो इसे माइनस कर देना 5,800 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना आ गया 11900, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,19,900। क्लियर है बात। अगला एग्जांपल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है एक्स लिमिटेड मेड प्रॉफिट 5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग दी फॉलोइंग आइटम्स। देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले गुडविल रिटर्न ऑफ है 5,000, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट से 50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 और गेन दिया हुआ है 7,500 रुपये। आगे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल दे रखी है 24-25। आगे लिखा हुआ है एनकरेज बाय ह्यूज प्रॉफिट एक्स लिमिटेड डिसाइड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, ये तो बना ही रहे हैं वेजेज। अब आपको कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आइडेंटिफाई करना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्या कर रही है, नहीं सैलरी बढ़ा रही है, मिनिमम वेज दे रही है। एक तो लेबर लॉ का क्या कर रही है, लेबर लॉ को फॉलो कर रही है, पहली चीज कंडीशन तो यह है। और दूसरी बात एम्प्लॉई के बारे में सोच रही है, एम्प्लॉई को बेनिफिट दे रही है, तो इसके अंदर वैल्यूज हमारी इन्वॉल्व हैं। अब निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। अभी कहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं हम देखिए, याद कीजिए अगर आप, तो ये हम हो रहे हैं सीधा पर्टिकुलर, ये हो गया नोट नंबर और ये हो गया हमारा अमाउंट, ये डिटेल जो भी कहना है आपको। ठीक, हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हम स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करते थे, ये हमें दिया हुआ है कितना 5 लाख रुपए, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, और लेस क्या करेंगे, नॉन कैश इनकम। नॉन कैश एक्सपेंस में क्या है, जैसे गुडविल का राइट ऑफ होना है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है। लेस क्या करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक, तो जरा बताओ गुडविल कितनी है 5,000, डेप्रिसिएशन 50,000, लॉस ऑन असेट्स 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 और गेन कितना है 7,500। तो अगर हम इसका नेट इम्पैक्ट देखें तो नेट इम्पैक्ट कितना होगा 5,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 और माइनस 7,500। तो नेट इम्पैक्ट आ गया हमारा, नेट इम्पैक्ट आ गया 7,7,500। हमने कहा इसे ऐड करने के बाद जाएगा, उसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो हो गया 5,77,500। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ और लेस करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जो आएगा उसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स हमारे कह रहे 52,000 से 78,000 हो गए। इट मीन हमारे डेटर 78,000 हो गए 52,000 से, दैट मीन 26,000 बढ़ गए। इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स हमने कहा यहां लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल से डेटर्स 26,000 रुपए। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 से 3,000 हो गए, ये भी बढ़ गए हमारे, तो हमने यहां लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 1,000 रुपए से ये भी बढ़ गए। ट्रेड पेबल की बात करें 40,000 से 51,000 हो गए, इट मीन हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रेड पेबल्स इंक्रीज इन लायबिलिटीज 11,000 रुपए। इसी तरह हमारे एक्सपेंसेस जो है 34,000 से 20,000 हो गए, यानी घट गए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेबल जो भी है कितने घट गए 14,000 रुपए घट गए। क्लियर है बात। तो अब आगे समझ में आपको बात आ गई होगी। हमने इसे 11,000 यहाँ लिख दिया, इसको 26 और 4 30 और 10 40 और 1 41,000 यहाँ लिख दिया। अब हम जोड़ लेते हैं 5,77,000, 5,77,500 प्लस 11,000 और माइनस 41,000,
तो ये आ गया हमारा 5,47,500। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान है, आपको बहुत इजी लगेगा जब आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आएगा। आपको उसके बाद हम एडजस्टमेंट सिखाएंगे, एडजस्टमेंट में जब आपको आ जाएंगे तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। और एग्जांपल समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा था नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, वो दे रखा है 489,000, 4,89,000। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 87,000। इनकम फॉर द करंट ईयर अराइव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गेन ऑन सेल कितना दे रखा है 1,05,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000 और राइटिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स का जो लॉस है वो है 25,000। कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक, अब आपको याद होना चाहिए कि हमने कहा हमें क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, पर्टिकुलर वर्किंग नोट समझ लो, और ये हमारा अमाउंट हो गया। हमने कहा सबसे पहले लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ हमें 4,89,000, 4,89,000। हमने कहा इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। ऐड क्या करते हैं हम, जो भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे क्या होंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उन्हें ऐड करेंगे, नॉन कैश इनकम को लेस करेंगे। अब इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन है एक, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 87,000 का। दूसरा हमें इनकम दी है, तो गेन दिया है, गेन, वो गेन हमने यहाँ लिख दिया 1,05,000 रुपए का। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है हमें 48,000 रुपए का। और अमोर्टाइजेशन दे रखा है, राइट ऑफ दिया हुआ है कितना 25,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमें माइनस करना है, तो नेट इंपैक्ट देखते हैं क्या आएगा। तो हमने कहा 87,000 प्लस 87,000 प्लस 48,000 प्लस 25,000 माइनस 1,05,000, ये हो गया 55,000। हमने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 55,000 प्लस 489,000, ये हो गया हमारा 5,44,000। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। और जो भी आएगा वो आएगा हमारा लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करके देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखो 24 से 25 है, इन्वेंट्री हमारी 1,85 से कितनी होगी 1,67। इट मीन्स 185,000 माइनस 167,000, 18,000 रुपये से हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। हमने कहा स्टॉक हमारा घट रहा है तो करंट असेट्स घट रही है, प्लस कर दिया। उसके बाद करें रिसीवेबल्स 1,42 से 1,45 हो रहे हैं, इट मीन हमारे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, तो हमने कहा 3,000 रुपये बढ़ रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 12 से 8 हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट से, तो 4,000 रुपये से घट रहे हैं तो करंट असेट घट रही है तो प्लस कर दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्या लास्ट हिस्सा होता है। पेबल की बात करें 95,000 से 1,07,000 होगी, इट मीन 12,000 रुपये से हमारे पेबल्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमने कहा उससे प्लस कर देंगे। एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग 13,000 से 9,000 हो गए, इट मीन हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं 4,000 रुपए से, वो हमने यहाँ लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। इस पर इंटरेस्ट होता तो हम उसे कंसिडर जरूर करते। तो अब कितना हो गया ये 18 और 4 22, 22 और 12 34,000 हो गया ये, और ये हो गया 7,000। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 5,44,000 प्लस 34,000 और माइनस 7,000, ये हो गया हमारा 5,71,000। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कर द प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ वाज 2,50,000, 2,50,000 का प्रॉफिट दिया है। दिस प्रॉफिट वाज अराइव्ड एट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स। आइटम्स क्या क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ, जैसे देखो आइटम देखते हैं ना आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहां ट्रांसफर होगा। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ है, प्रोविजन फॉर टैक्स से देखिए, ट्रांसफर टू रिजर्व से गेन। अब आपको याद आ जाना चाहिए, दो आइटम देखते ही प्रोविजन फॉर टैक्स और रिजर्व को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि नोट नंबर 1 बनेगा। मैं नोट नंबर 1 बनाऊंगा और मैं नोट नंबर 1 में क्या लिखूंगा, क्या निकालूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालूंगा मैंने कहा मेरे को नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,50,000, इसमें ऐड क्या करूंगा, पर क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करूंगा और दूसरा जनरल रिजर्व ऐड करूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 35,000 और ये दिया 17,500, तो मैंने कहा 35,000 ये 17,500 ये, तो कितना हो जाएगा ये 2,50,000 प्लस 35,000 प्लस 17,500, यह आ जाएगा मेरा 3,02,500। याद होगा आपको स्टेप नंबर 1। ठीक है जी, जैसे स्टेप नंबर 1 निकला मैंने बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट।
और मैंने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तो मैंने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लिखना होगा मुझे, यहाँ पर लिखना होगा मुझे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3,02,500 का। इसमें अब ऐड करूंगा, मैं ऐड क्या करूंगा और लेस क्या करूंगा, याद होगा आपको, इसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड करूंगा, नॉन कैश इनकम माइनस करूंगा। क्या क्या है, डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, तीसरा क्या है गुडविल रिटर्न ऑफ, और प्रॉफिट में कितना है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को उससे गेन हुआ कितना है, देखो 20,000, 2,000, 9,000 और माइनस कितना करना है 8,000। कितना आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कितना आ गया तीन, ये हो गया हमारा 20 2 22 9 31,000 और 31,000 में से 8 गया तो 23,000। 20 2 22 22 9 31 में 60 गया 23,000, तो कितना हो गया 3,02,500 प्लस 23,000, ये हो गया 3,25,500। प्लीज समझना 3,25,500 आ गया। अब जो 3,25,500 आ गया इससे मुझे अब कैश फ्लो आगे बनाना है, तो अगर मैं इसमें बनाऊं, देखो अब यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और लेस क्या करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखते हैं सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी उल्टा कर दिया, 24 इधर है 25 इधर है, ये जरूर देखना, ईयर जरूर देखना आपको कि क्या 24 है क्या 25 है, नहीं प्रीवियस ईयर कौन सा है करंट ईयर कौन सा है। 50,000 से 62,000 हो रहे हैं डेटर्स, तो हमने कहा इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं कितने 50 से 62 हो रहे हैं, 12,000 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स आपके 45 से 55 हो रहे हैं, ट्रेड पेबल्स आपके बढ़ रहे हैं, 10,000 रुपए से ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री आपकी 12 से 8 हो रही है, इन्वेंट्री आपकी घट रही है कितनी 4,000 रुपए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी थी आपकी 8,000 से जीरो हो गई है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये आपकी 8,000 रुपए से लायबिलिटी जीरो हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 6,000 से 3,000 होंगे, आपने अगेन पे किए होंगे 3,000 रुपए। इस तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 0 से 5,000 हो गए। असेट्स आपकी बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है तो आपकी क्या होगी, यानी खरीदा होगा आपने, यहाँ लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। ठीक, अब जोड़ लीजिए से, ये हो गया 14,000 रुपए, 12 8 20 और 3 23 और 5 28,000 रुपए। तो नेट हमारा जो आ गया वो कितना आ गया 3,25 प्लस 14,000 माइनस 28,000, यह आ गया आपका 3,11,500। यह आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक क्लियर है बात, 3,11,500 हमारा क्या आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद होगा जब हमने इनकम टैक्स के बारे में सीखा था कि इनकम टैक्स के बारे में नहीं लिखा हो क्या करना है, तो जितना हमारा पिछले साल का जो भी हमने प्रोविजन बनाया हम पूरा का पूरा उतना पे कर देंगे। तो हम यानी क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे इनकम टैक्स पेड, क्या करेंगे इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स कितना है हमारा 35,000 रुपए। अगर हम 35,000 पे करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा हमारा 2,76,500, 2,76,500 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, ये सारा का सारा था हमारा जब हम बनाएंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नोट 1 समझ में आया होगा आपको, नोट 1 कैसे बनाना है, नॉन कैश आइटम कैसे ऐड करनी है, नॉन कैश इनकम कैसे लेस करनी है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे कंसिडर करना है, टैक्स को कैसे कंसिडर करना है, आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है, इसे आप कीजिएगा, कोई डाउट आए तो जरूर पूछिए, हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, आप इसे कीजिएगा, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई। इसके अलावा भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी चाहिए, कुछ हम एडजस्टमेंट सीखेंगे। जब हम सारी एडजस्टमेंट कवर कर लेंगे तो फिर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन देखेंगे कैश फ्लो का कैसे किया जाएगा, तब जाके आपका कैश फ्लो का ये चैप्टर खत्म होगा। क्लियर है बात। तो आपको अभी तक जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीजें सिखाई हैं, फॉर्मेट सिखाया है, आप प्लीज फॉर्मेट को अच्छे से याद कर ले, फॉर्मेट को समझ लें, प्रोसेस समझ लें, ऑपरेशन के अंदर क्या होना है, फाइनेंस में क्या होना है, इन्वेस्टमेंट में क्या होना है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात। आई होप आपको ये आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजेदार रही होगी, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा है आज, और अगर कुछ नया सीखा है तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका आनंद उठाएं, आप उसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।